विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। दूसरी ओर विधानसभा सत्र से पहले नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सत्ता पक्ष पिछली विधानसभा में सवालों से बचते हुए नजर आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपना होमवर्क पूरा करके नहीं आते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते हैं। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है, इसीलिए कांग्रेस इस तरह की बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रीगण विधानसभा सत्र को लेकर पूरी तैयारी में हैं और जो भी सवाल लगाए जाएंगे उसके जवाब मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। पिछले सत्रों में तस्वीर साफ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मंत्रीगण हैं वो पूरी तैयारी के साथ हाउस में नहीं आते, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं और हमसे कहा जाता है हम पूरी तैयारी के साथ, हमारे हर माननीय विधायक पूरी तैयारी के साथ जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो उनकी विधानसभा के सवाल हैं, उनको लेकर गंभीर भी हैं और हमने लगातार सरकार को घेरा है। कांग्रेस का पन्ना कोरा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन है और भारतीय जनता पार्टी हर सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर है। हमारे माननीय मंत्रीगण पूरे तैयारी के साथ आएंगे और जो भी सवाल कांग्रेस करेगी उसका बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस चुनाव को देखते हुए हल्ला उल्ला कर सकती है, किंतु ठोस मुद्दे उनके पास कुछ नहीं है। और माननीय मंत्रीगण जो हमारे हैं वो पूरे तैयारी के साथ आएंगे, पूरे होमवर्क के साथ आएंगे और हर सवाल का जवाब, चाहे किसी भी प्रकार का वो सवाल करेंगे, उसका जवाब हमारे माननीय मंत्रियों के पास है। देहरादून में 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने तमाम क्षेत्राधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया है। वहीं इस बार विधानसभा में प्रवेश करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के संसद भवन में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार विधानसभा सत्र में बिना पास के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वे कर्मचारी हो या मीडिया कर्मी। स्पेशल सेशन आहूत किया गया जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है, तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजनीतिक अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है और खासकर इस तरह के लोग जो उनके पास पासेस नहीं है या अंदर जाना चाहते हैं, बिना पास के किसी को भी अनुमति नहीं होगी और सभी की इसमें चेकिंग फ्रिस्किंग के उपरांत ही सबको प्रवेश दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों से मीटिंग कर ली गई और ब्रीफिंग करके इसमें ड्यूटियों को लगाया जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को केंद्र सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने जा रही है, जिसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी है। एक तरफ जहां भाजपा इसकी सराहना कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। यहां तक कि आडवाणी हाथ जोड़कर खड़े रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका उत्तर नहीं दिया।
ये पूरे भारत ने देखा है कि लालकृष्ण आडवाणी का मोदी और अमित शाह की सरकार आने के बाद किस तरीके से अपमान किया गया। जगह जगह अपमान हुआ, यहाँ तक कि वो हाथ जोड़ के खड़े रहे और प्रधानमंत्री ने उनके हाथ जोड़ने का उत्तर नहीं दिया। केवल आडवाणी नहीं, मुरली मनोहर जोशी, अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और वकील साहब, ये कई ऐसे लोग थे जिनको लोग पढ़ा लिखा मानते थे, जिनकी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा था, विश्वास था। और ये लोग विपक्ष में या पक्ष सत्ता में होते हुए भी लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते थे। लेकिन जो ये एरा चल रहा है, जो मोदी और अमित शाह का जो कार्यकाल है, इसमें ऐसे सारे नेताओं को रसातल में डालने का काम किया। अब फेस सेविंग के लिए, क्योंकि इस तरह की बातें उठ रही कि आडवाणी जी भी गायब हो गए, मुरली मनोहर जोशी गायब हो गए, अरुण शौरी गायब हो गए, जितने पढ़े लिखे लोगों को भारत की जनता जानती थी, जिन्होंने जनसंघ को थामा, जिन्होंने बीजेपी बनाई, वो सभी लोगों को आज दरकिनार कर दिया गया है। और उससे बचने के लिए, चर्चाओं से बचने के लिए इस तरीके का काम किया गया है। आडवाणी जी लोकतांत्रिक परंपराओं पर भरोसा करने वाले व्यक्ति थे, उन पर चलने वाले व्यक्ति थे, उनको मिलने का हमारे को कोई अफसोस नहीं। धामी कैबिनेट की बैठक में जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट में पेश किए गए 18 प्रस्तावों में से 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें फिल्म नीति को प्रस्तावित किया गया है। इस बात को लेकर डीजी सूचना बंसीधर तिवारी ने कहा कि फिल्म की अविस्थापना सुविधाओं के विकास को देखते हुए फिल्म नीति प्रस्तावित की गई है। कि हमने जो फिल्म नीति प्रस्तावित की है, उसमें एक तो फिल्म की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही साथ फिल्म की जो शूटिंग है, जो हमारी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज़ बनती हैं, जो टीवी सीरियल्स बनते हैं, उनको कैसे बढ़ावा दें। जो हमारे उत्तराखंड के लोकेशंस हैं, पूरा प्रदेश ही फिल्म शूटिंग के लिए, अगर हम कहें फिल्म सिटी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे स्थल जहाँ पे फिल्म शूटिंग नहीं है, उसको बढ़ावा देना। यहाँ के जो छात्र हैं वो फिल्म व्यवसाय से, पाठ्यक्रम से कैसे जुड़ें, उसके लिए प्रोत्साहित करना। और अगर उनका कहीं एडमिशन होता है मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, तो उसमें SC ST OBC वर्ग के लिए 75% और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का 50% उसकी सब्सिडी का प्रावधान। आरटीओ में लगा वाहनों की फाइलों का पहाड़ खत्म करने के लिए विभाग ने इन फाइलों के कंप्यूटरीकरण की कवायद शुरू कर दी है। मौजूदा समय में आरटीओ दफ्तर में पुराने वाहनों की करीब 10 लाख फाइलें जमा हैं। इन्हें कंप्यूटरीकृत करने को विभाग ने काम शुरू किया है। पूरा डेटा कंप्यूटरीकृत होने के बाद फाइलों को नष्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद वाहन ट्रांसफर कराने, आरसी के नवीनीकरण, फिटनेस और टैक्स आदि कार्य कंप्यूटर के जरिए होंगे। परिवहन विभाग की माने तो अभी तक 70% फाइलें कंप्यूटरीकृत हो गई है। मौजूदा वक्त में सभी नए वाहनों का डेटा ऑनलाइन ही फीड किया जा रहा, जो डिजिटल हो गई है, उसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने दर्जनों श्रमिकों के साथ एसएसपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसएसपी ने उनकी तीखी बहस भी हुई। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिसंबर में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर अब तक हीला हवाली की जा रही है। उद्यम सिंह नगर परिषद के पंतनगर सिडकुल की अशोका लीलैंड कंपनी द्वारा 4.5 साल का डिप्लोमा करने के बाद सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया था, जिसकी लड़ाई निकाले गए कर्मचारी और कांग्रेस नेता लड़ रहे थे। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वे एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि मामले में 29 दिसंबर को मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। सीओ सिटी का चार्ज देख रही आईपीएस अधिकारी को मामले की जांच सौंपी गई है। कहना चाहूँगा कि अशोका लीलैंड ने जो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के साथ फर्जीपना किया है, जो डिप्लोमा फर्जी निकला है, उन्हें जॉब से निकाल दिया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। हम ये चाहते थे सख्ती से कार्रवाई हो और सख्त कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी एसएसपी मंजुनाथ जी ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इसमें जो है सबके बयान कराकर इस पर कार्रवाई। अशोका लीलैंड कंपनी के द्वारा लगातार श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन हुआ है। इसके सारे साक्ष्य प्रमाण पहुंचा दिए गए हैं। मानव अधिकार आयोग के मध्य से ये यहाँ पे पंजीकृत केस करने के इनको आदेश हो गए, लेकिन डर के मारे उनको नहीं बुला रहे हैं। और ये बच्चे, इन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर जो इनसे इतने साल नौकरी कराई और एक झटके में बाहर निकाल दिया, आज ये अपना न्याय मांगने आए हैं। और यहाँ पे कोई भी अधिकारी
इसमें माननीय विधायक जन और कुछ जो यहाँ पे अशोक लेलैंड के कर्मचारी इनके द्वारा जो है यहाँ पे आवेदन किया गया कि जो इन एफआईआर इसमें पंजीकृत हुई है 29 दिसंबर को, उसमें कार्रवाई को लेकर इन्होंने मांग की थी। तो हमने इनको बताया है कि कानूनी प्रक्रिया इसमें चल रही है, एफआईआर इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है इन्हीं के डिमांड पे, कुछ लोगों द्वारा डिमांड की गई थी, तो उनके आधार पे, उनके एप्लीकेशन के आधार पे इसकी विवेचना जो है एएसपी उधम सिंह नगर सीओ सिटी का चार्ज जो देख रही है उनको ट्रांसफ़र की जा चुकी है। और इसमें एफआईआर चूँकि प्रक्रिया में है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हमने इनको ये आवेदन किया है कि जो भी एविडेंस ये देना चाह रहे हैं उसको हम ये दे दें। और ये हमने ये भी कमिट किया है कि इसको हम जल्दी से जल्दी इसको एफआईआर को इन्वेस्टिगेशन स्पीडअप करके इसको कंप्लीट करने की हम, जिसमें हमें कंपनी ने हमारे साथ विश्वासघात किया। हमें 9-10 साल काम करवा के लास्ट में बाहर कर दिया गया और हमें एक डिग्री मिली है, वो डिग्री ना कहीं से वैलिड है ना उसमें कोई ट्रेड है। और उसमें अशोक लेलैंड दोषी है। अशोक लेलैंड पुलिस प्रशासन के साथ मिलके हमें गुमराह कर रही है। एफआईआर भी हो चुकी है और पुलिस प्रशासन हम पे ही ज़्यादा दबाव डाल रहा है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा। हमें जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने पुलिस प्रशासन से इतनी रिक्वेस्ट है, जितने लोग के खिलाफ हमने एफआईआर कर रखी है उनको अरेस्ट किया जाए। पुलिस प्रशासन का कहना ये है, पुलिस प्रशासन कह रही है आपको जॉब नहीं देंगे, जॉब नहीं देंगे। हम जॉब के लिए आए नहीं है। पुलिस प्रशासन जॉब देने वाली कौन होती है? पुलिस प्रशासन का काम है न्याय। उत्तराखंड लोकगीतों के सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी की जयंती चौकुटिया के गेवाड़ घाटी अग्नेरी कृषि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। गोपाल बाबू गोस्वामी सांस्कृतिक कला समिति की ओर नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि गोपाल बाबू गोस्वामी के सुरों का जादू हमेशा चलता रहेगा। लोक कलाकार अमित गोस्वामी, नाज़िम रचना और महेश ने कुमाऊनी गढ़वाली गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बीते दिनों शहर के रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में बिजली, पानी, साफ सफाई, शौचालय को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। यह सारी व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने रैन बसेरों में कंबल, बिस्तर, तकिया आदि के साथ अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था रखने को कहा। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिए कि शहर के मुख्य स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और व्यस्त चौराहों के पास रैन बसेरों की सूचना के बोर्ड लगाए जाएं। नगर आयुक्त ने कहा कि नियमित तौर पर रैन बसेरों का निरीक्षण किया जाएगा। जैसा आप अवगत हैं कि सर्दियों का समय है और कुछ लोग होते हैं जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होती है। तो इसके क्रम में मेरे द्वारा कुछ रैन बसेरों का निरीक्षण किया गया और उसमें संबंधित एक्सीएन जो हमारे यहाँ पे निर्देश किया गया कि रैन बसेरों से संबंधित सूचना शहर के मुख्य स्थानों पर, जहाँ इस तरह के वल्नरेबल लोग रहते हैं, खासकर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी क्षेत्र या घंटाघर, यहाँ पर सभी रैन बसेरों की सूचना विद कॉन्टैक्ट नंबर लगा दी जाए ताकि लोगों को पता रहे कि रैन बसेरे कहाँ पर हैं। जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा पुलिस ने खटीमा निवासी भाजपा नेता गौरव सोनकर के लाइसेंसी शस्त्र का लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इसकी सूचना गौरव सोनकर के आवास पर दी और नोटिस चस्पा किया। वहीं जहां एक ओर पुलिस के अनुसार भाजपा नेता गौरव सोनकर फरार हैं, तो दूसरी ओर अवैध खनन कारोबारियों, सट्टेबाजों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश को नशा मुक्त, अवैध खनन मुक्त, भय मुक्त, सट्टेबाजों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जो लाइसेंस होल्डर, शस्त्र लाइसेंस होल्डर जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण होते हैं और जिनके विरुद्ध ये शिकायत होती है कि उनके द्वारा अपने शस्त्र के दुरुपयोग किया जा रहा है या शस्त्र के दुरुपयोग करने की संभावना होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस के कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी जाती है। इसी क्रम में जो ये हमारे यहाँ गौरव सोनकर हैं, उनकी शस्त्र कैंसिलेशन की रिपोर्ट थाने से भेजी गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसकी संस्तुति की गई और
जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, जिसकी सूचना उसके घर पर उनके परिजनों को दे। हरिद्वार जिला पंचायत सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में करीब 68 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। बैठक में मौजूद जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव भी रखे। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने सभी प्रस्तावों को गंभीरता से सुना और तय समय में विकास कार्य कराने का आश्वासन दिया। राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस समय हरिद्वार जनपद में जिला पंचायत द्वारा बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य से संबंधित कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उनका प्रयास है कि आने वाले समय में हरिद्वार जनपद को देश का सर्वश्रेष्ठ जिला बनाया जाए। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही हरिद्वार के जिला पंचायत सदस्यों का एक दल ओडिशा जाएगा और वहां के विकास मॉडल को देखकर हरिद्वार में भी विकास कार्य कराए जाएंगे। साल है उसके बजट के विषय में आज की बैठक रखी गई है। जो हमारे जिला पंचायत की ओर से गांव के लिए प्रोग्राम चलते हैं, जो विकास कार्य चलते हैं, वो कैसे कैसे बजट हमें लगाना है, उस पर सभी हमारे सदस्यगण इकट्ठे हुए उसी पर हमारा चर्चा हुई है। करीब हमारा टोटल मिला के जो बजट हमको अनुमानित 86-87 करोड़ का मिलता है, उसको कैसे कैसे कहाँ लगाना है उस पर। उधम सिंह नगर जनपद की थाना ट्रांजिट कैंप पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से चोरी की 4 बाइक बरामद की है। उक्त मामले का खुलासा क्षेत्राधिकारी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में किया, जिसमें बताया गया कि थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत अलग अलग लोगों ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस ने चोरी का खुलासा करने के लिए कोशिश की। गिरफ्तार किए। एक का नाम है दीपक शर्मा जो मूलतः बरेली के हैं और दूसरा है विजय शर्मा जो मूलतः पीलीभीत जनपद के हैं। इन दोनों पर ही हमारे 2 मुकदमे जो ट्रांजिट कैंप थाना में दर्ज थे, उनकी बाइक चोरी का आरोप है। इनसे कुल 4 बाइकें बरामद हुई हैं, बाकी 2 बाइकों को तस्दीक किया जा रहा है। अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिली, अभी इन्हीं दोनों का नाम प्रकाश में है। मैम पहले भी 4 वांछित नहीं है, 4 मुकदमों में पकड़े गए थे पंतनगर थाना के, वहाँ पर ये लोग गिरफ्तार हुए थे। बाइक 4। उत्तराखंड लोकगीतों के सुर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी की जयंती चौकुटिया के गेवाड़ घाटी अग्नेरी कृषि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। गोपाल बाबू गोस्वामी सांस्कृतिक कला समिति की ओर से नंदा देवी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में चंपावत में पुलिस प्रशासन नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उसने भारत नेपाल सीमा जनपद चंपावत के बनबसा में कार्रवाई कर 5 ग्राम स्मैक और 600 नशीले इंजेक्शनों के साथ 2 नेपाली युवकों को गिरफ्तार किया है। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2025 तक नशा मुक्त प्रदेश बनाने को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। चंपावत पुलिस के जो मादक पदार्थ और नशीली पदार्थों के अगेंस्ट में जो कार्रवाई है, ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड 2025 मिशन के तहत उसी के क्रम में कल बनबसा थाने की टीम और एसओजी की टीम इनके संयुक्त चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति जिनका नाम है राहुल सुनाम और सूर्य विक्रम शाह, दोनों कंचनपुर नेपाल के रहने वाले हैं। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जयराम आश्रम और लॉयंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसका शुभारंभ जयराम आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने किया। रक्तदान शिविर में जयराम संस्कृत महाविद्यालय और योगा के छात्रों ने रक्तदान किया। भविष्य में मरीजों की मदद के लिए फिर से रक्तदान करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर ब्रह्मा स्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि खून को केवल मनुष्य के शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक साइंस ने बहुत तरक्की की है, लेकिन खून का निर्माण करने की कोई भी मशीन का उत्पादन नहीं हो सका है। इसलिए खून की कीमत को समझना चाहिए।
का जीवन बचाना एक बहुत ही पुण्य का काम है और ब्लड की किसी को कमी रहती है और इस तरह से जो लोग जागरूक हैं और जो मानव सेवा में रुचि रखते हैं ऐसे बच्चों को संस्कार भी मिलते हैं और देशभक्ति और मानव की सेवा का एक संस्कार का संदेश भी जाता है। तो आज विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में बच्चों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप जयराम आश्रम में लगाया है। इससे किसी ज़रूरतमंद को इसकी ज़रूरत पड़े और उसका जीवन बच जाए तो इससे बड़ी बात हो। विधायक सरिता आर्या ने कहा कि भाजपा उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट फिर से जीतेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऋषिकेश में बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जनता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो योजनाएं जनहित में लोगों के लिए चलाई है उन्हें लेकर भाजपा के कार्यकर्ता मैदान में हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, इसके लिए कार्यकर्ता प्रयास करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और केंद्र सरकार के मिलकर जिस प्रकार राज्य का विकास हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है। श्रीनगर में खिरसू ब्लॉक के ग्वाड़ गांव में गुलदार ने 11 साल के बच्चे पर हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया। गांव वाले बच्चे को बेश अस्पताल श्रीकोट ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दिया। घटना के बाद से अंकित की मां का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस घटना के बाद से गांव में मातम पसर गया है। लोगों में गुलदार को लेकर डर बैठ गया है। उन्होंने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए या मोर्चरी में लाए हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में परिवहन निगम के 106 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इन अभ्यर्थियों को मृतक आश्रित के रूप में परिवहन विभाग में नियुक्ति दी गई है। परिवहन विभाग में 16 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा जन जागरूकता रैली का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा कैलेंडर और सड़क सुरक्षा पर आधारित डाटा बुक का विमोचन भी किया। 16 महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी नौकरी की शुरुआत अपने कर्तव्यों का ईमानदारी, सच्ची लगन और कड़ी मेहनत से निर्वहन करें। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव परिवहन अरविंद सिंह झांकी, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव और परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। एसएसपी हरिद्वार ने बीते दिनों मंगलौर क्षेत्र में मोहम्मदपुर जट अकेले रह रहे अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या कर शव को नाले में फेंकने वाली घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस हत्या लेने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में बताया कि मृतक वृद्ध ने आरोपी का कबूतर मार दिया था, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और मृतक वृद्ध द्वारा गाली गलौज किए जाने से नाराज होकर आरोपी ने वृद्ध की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में उपयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं। मोहम्मदपुर जट में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। एक व्यक्ति को धारदार हथियारों से मार के उसको दबाने का प्रयास किया गया था और क्योंकि ये एक बड़ा सेंसेशनल क्राइम था मोहम्मदपुर जट में, इसको लेकर प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ब्लाइंड मर्डर था और इसमें लगातार हमारी टीमों ने वर्क किया है। मेहनत के बाद एक व्यक्ति की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अंकित नाम के इस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया है। और फिलहाल के लिए वन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।